हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं केशव कुशवाहा और आप देख रहे हैं एडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और उससे पहले हमने पढ़ा था विलेज पालमपुर के बारे में। आज हम देखेंगे कि विलेज पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है। तो यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है वो हमने देखी थी और पढ़ी थी कि फार्मिंग इन पालमपुर इज़ द मेन एक्टिविटी। फार्मिंग जो है पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। तो चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं कि जो पालमपुर में जो एक्टिविटी है वहाँ पे होता क्या क्या है। ओके, एंड एज यू नो वीडियो के एंड में आपसे मैं पूछूंगी क्वेश्चन, सो बी रेडी फॉर दैट। सो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड। सो इन पालमपुर लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड का मतलब जो लैंड है वो फिक्स है। ओके, क्योंकि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। तो जो 75% जो है यहाँ के लोग, 75% पीपल आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड एंड दे कुड बी अ फार्मर और अ फार्म लेबरर। अब जो 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग पर डिपेंड है और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग है। अब क्या है, या तो वो फार्मर हैं या फिर वो फार्म लेबरर हैं, या तो वो खेती कर रहे हैं या फिर वो किसी और के खेत पे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज आवर दैट but since 1916 Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। अब 1960 के तहत क्या हुआ, जो पालमपुर है वहाँ पे जो लैंड एक्सपेंशन है वो कम हो गया। लैंड एक्सपेंशन यानी कि अब जो लैंड है वो तो लिमिटेड ही होगी। अब लैंड लिमिटेड है, अब कितना एक्सपेंड उसे करोगे, घर थोड़ी ना तोड़ोगे किसी के। तो जितना हो सके उतना लैंड एक्सपेंड हो चुका था। तो अब कोई भी लैंड बढ़ाने की, लैंड एक्सपेंशन का कोई भी और तरीका नहीं था। देन वी हैव थर्ड पॉइंट दैट देयरफॉर सम ऑफ द वेस्ट लैंड हैड बीन कन्वर्टेड टू अ कल्टिवेबल लैंड। अब हुआ क्या, कुछ जो वेस्ट लैंड था, जो काफ़ी टाइम से बंजर पड़ी हुई थी ज़मीन, उसको यूज़ किया गया, उसको कल्टिवेबल लैंड बनाया गया। और अब तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है कि कोई भी लैंड वहाँ पर जो है वो कल्टिवेशन के अंदर लाई जाए। देन वन मोर पॉइंट यू हैव टू, और वन थिंग यू हैव टू नोट हेयर दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट वन इज़ हेक्टेयर। और अलग जो यूनिट है, मतलब इन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बोला जाता है, जैसे कि बिघा हो गया या फिर गुणित हो गया, और अलग अलग नाम से और इन्हें जाना जाता है। ओके, सो एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। नाउ द सेकेंड वन इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसपे कि आप एक ही लैंड पे अलग अलग तरह की फसल उगा सको, बताइए। वेरी गुड। सो मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, एक लैंड पे 2-3 तरह के हम जो फसल है वो लगा सकते हैं। सो मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द अनदर वन इज़ द मॉडर्न फार्मिंग। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, जहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ 2 या 3 तरह के, 4 तरह के यहाँ पे क्रॉप एक ही लैंड पे लगाई गई है। तो ये कहलाती है मल्टीपल क्रॉपिंग। और मॉडर्न फार्मिंग यानी कि जिसमें आप नए नए टूल्स यूज़ करते हो लैंड को और अच्छा बनाने के लिए, ज़मीन को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, ट्रैक्टर का यूज़ हो गया, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स, इन सब का आप यूज़ करते हो। ठीक है, जिससे कि फसल और भी अच्छी हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आर, नाउ वी विल गोइंग टू डिफाइन दिस मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग, फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस इज ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में एक लैंड पर एक से ज़्यादा तरह के क्रॉप्स लगाना, ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक लैंड पे लगाना मल्टीपल क्रॉपिंग है। देन द सेकेंड पॉइंट वी हैव इंक्रीज यील्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अब जो ये खेती है उसको बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है। इससे क्या होता है, जो मल्टीपल क्रॉपिंग से होता क्या है, जो एक लैंड पे जो भी खेती हो रही है वो बढ़ जाती है। देन थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ क्रॉप आर ग्रोन सच एज ज्वार एंड बाजरा।
अब जो रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में खारिफ क्रॉप्स लगते हैं, और खारिफ क्रॉप्स में जैसे कि ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, और साथ ही साथ ये जो ज्वार और बाजरा होते हैं ये कैटल को फीड करने में भी, कैटल का खाना मतलब एक तरह से कैटल को खिलाने में भी ये काम आते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ड्यूरिंग अक्टूबर एंड दिसंबर पोटैटोज कल्टिवेटेड, यानी कि ज्वार बाजरा के साथ क्या है, पोटैटोज़ भी लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नाउ ड्यूरिंग विंटर सीजन। अभी खारिफ क्रॉप के भी हमने रेनी सीजन की बात करी, रेनी सीजन में हम खारिफ क्रॉप लगाते हैं और विंटर सीजन में हम लगाते हैं वीट। ठीक है, देन अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस अ ईयर। एक साल में एक बार जो है शुगर केन भी हार्वेस्ट किया जाता है, तो कुछ जो लैंड है वो कुछ जो लैंड है उस पर शुगर केन भी लगाई जाती है। देन हेयर इज़ द पिक्चर जहाँ पे वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटोज़, ये मल्टीपल क्रॉपिंग में ये थोड़ा सा लोग इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। वीट लगा दिया एक ही लैंड पर, वीट लगा दिया, बाजरा लगा दिया और पोटैटोज़ और शुगर केन भी लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक ही लैंड पे 2-3 तरह या 3-4 तरह की फसल एक साथ लगाना। ओके, नाउ नेक्स्ट the main reason why farmers are able to grow 3 different crops। अब रीज़न क्या है कि जो लोग हैं वो एक ही लैंड पर 3 से ज़्यादा या 3 क्रॉप एक साथ लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। हमने प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में थी, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो थी पालमपुर में काफ़ी पहले आ गई थी। सो ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वो लोग क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके वो इरिगेशन करते थे और उसमें ट्यूबवेल का यूज़ करते थे वो लोग, और इस तरह से इरिगेशन अच्छा उन्होंने वहाँ पे किया। देन द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड लेटर farmers started setting up their own private tubewells by mid 1970s। तो सबसे पहले तो जो कुछ ट्यूबवेल्स जो इंस्टॉल किए गए थे वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जो वहाँ के जो फार्मर्स जो थे, जो थोड़े से रिच थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के अपने वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया 1970s के मिड तक। ओके, 1970 का जब मिड आया तो उसमें जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स थे वो भी सेटअप होना स्टार्ट हो गए। देन नेक्स्ट वी हैव द फोटोज़ ऑफ ट्यूबवेल एंड दिस हाउ दे डू इरिगेशन। तो कुछ इस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आई तो कुछ इस तरह से लोगों ने ट्यूबवेल का यूज़ किया और वहाँ की जो इरिगेशन थी, अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स थे, उन्होंने एक ही लैंड पे लगाना स्टार्ट कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न फार्मिंग। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फार्मिंग के बारे में, मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है। सो हायर यील्ड, अब मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करके खेती ज़्यादा होने लगी। मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करके उन्होंने खेती ज़्यादा करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया HYV सीड्स में। अब ट्रेडिशनल सीड्स क्या थे, ट्रेडिशनल सीड्स जो थे वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती थी उनके जितनी कि HYV सीड्स की होती थी, और ये हाईली ईल्ड वैरायटी सीड्स होते थे। तो जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हाईली ईल्ड सीड्स के साथ। देन नेक्स्ट इज़ chemical fertilizers and pesticides were used instead of cow dung and other natural manure as fertilizer। तो मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, और जो हमारी ट्रेडिशनल जो एक तरह से फार्मिंग होती थी उसमें काउ डंग और नेचुरल मैन्योर लाइक फर्टिलाइज़र इन सब पे डिपेंड रहते थे वो लोग। तो अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने ट्रेडिशनल सीड्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया हाई यील्ड में, उसी तरह से इन्होंने अब क्या किया, जो पालमपुर के जो लोग थे उन्होंने काउ डंग और ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने की जगह उन्होंने अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो ग्रोथ थी, जो फसल जो वहाँ पे लगती थी उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी। देन नेक्स्ट वी हैव इट वॉज फर्स्ट used by the farmers of Punjab, Haryana
एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब जो ये मॉडर्न फार्मिंग जो है सबसे पहले जो यूज़ करी गई थी वो पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्होंने यूज़ करी, और साथ ही साथ हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी ये जो मॉडर्न फार्मिंग है ये यूज़ होने लगी। सबसे पहले यहीं पर ही ये यूज़ हुआ। नाउ मशीन्स were used like tractor and threshers which make plowing and harvesting faster and easy। अब साथ ही साथ मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया फार्मर्स ने, और इन थ्रेशर्स और ट्रैक्टर्स को यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो उनका काम था वो थोड़ा इजी हो गया, और साथ ही साथ जो काम करने में उनको टाइम लगता था अब वो काम थोड़ा जल्दी होना शुरू हो गया। देन हियर इज़ अ पिक्चर जिसमें आप देखोगे कि किस तरह से पेस्टिसाइड्स, देन डैम्स, फर्टिलाइज़र्स, HYV सीड्स, फार्म मशीनरीज, डीजल्स, कैनाल, पंप सीरीज इरिगेशंस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी पंप सेट्स, देन कैनाल्स एंड डैम्स का यूज़ किया जा रहा है। फिर खेत में अच्छी पैदावार हो और खेती अच्छी हो उसके लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जा रहा है। फिर खेत को जो जोतने का काम मशीन से किया जा रहा है, और साथ ही साथ HYV सीड्स का यूज़ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जैसे ही ये मॉडर्न फार्मिंग स्टार्ट हुई, HYV सीड्स आए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द लेट 1960s। लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, और इसमें इंडियन फार्मर यूज्ड इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो यूज़ था, जो फार्मर्स थे वो वीट और राइस को लगाने के लिए, वीट और राइस जो कि मेजर क्रॉप था उसके प्रोडक्शन के लिए करते थे। ओके, एंड दे मेड यूज़ ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स विच प्रोड्यूस्ड मच ग्रेटर यील्ड देन द ट्रेडिशनल सीड्स। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्ड, यानी कि अगर हम इसको ट्रेडिशनल सीड्स से अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो फसल ये HYV सीड्स जो देते हैं वो ट्रेडिशनल सीड्स से 2 गुना या 4 गुना देते हैं। ओके, सो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, HYV सीड्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट प्रोड्यूस करते थे किसी भी फूड क्रॉप का। हाउएवर दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। अब जो ये HYV सीड्स हैं इनको बहुत सारा पानी, बहुत सारा फर्टिलाइज़र, बहुत सारे पेस्टिसाइड चाहिए थे एक अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए। एक अच्छा रिज़ल्ट इन द सेंस कि अगर हम बात करें तो जो क्रॉप जो होगी उसके लिए बहुत सारा पानी, बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स चाहिए होते थे। ओके, सो तब जाके कहीं फसल बहुत अच्छी होती थी। देन देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सो थर्ड वन इज़ द विल द लैंड सस्टेन। इट मीन्स कि अगर इतनी सारी हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए जाएंगे, इतने सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाएगा तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अभी हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV सीड्स हैं उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है, इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उनको। ट्रेडिशनल सीड्स को ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए। सेकेंडली जो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, या फिर आप कहो कि HYV सीड्स के, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ट्यूबवेल इरिगेशन। अगर हम बात करें, अगर इरिगेशन बहुत सारा चाहिए तो पानी कहाँ से आ रहा है, पानी ज़मीन के नीचे से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी इस इरिगेशन की वजह से कम हो रहा है। And the third point is the increased use of pesticides led to contamination of water and soil। और अगर बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वाटर है, जो पानी है और जो मिट्टी है, कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी, और जो पानी है उसका जो कंटामिनेशन जो है, जो एक तरह से जो पानी यूज़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो भी ख़राब होता जाएगा। ठीक है, ये ख़राब हो रहा है। तो थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो है विल द लैंड सस्टेन। फर्स्ट दैट लॉट्स ऑफ वाटर, दिस HYV
seeds need. Secondly, the depletion of groundwater level, and the third one is increased use of pesticides led the contamination of water and the soil. So ये था हमारा फार्मिंग इन पालमपुर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह की लैंड और किस तरह की फार्मिंग की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी और उसमें हम देखेंगे कि जो लैंड है क्या वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास लैंड ज़्यादा है, कम है, या जो लेबरर्स हैं उनके पास कितनी लैंड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ योर क्वेश्चन टाइम। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड? एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो ये था आज का लेसन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू शेयर, subscribe, and don't forget to hit bell icon. I'll be joining you in next video. Till then, be safe, be at home. Bye bye.